तो मूवी के शुरुआत में हमें पटनायक की टीम को दिखाया जाता है जो राजस्थान के एक राजा के महल में रेड मारने आई थी, क्योंकि उस राजा ने टैक्स नहीं भरा था। लेकिन वो राजा तो पीछे के रास्ते से अपना सारा माल लेकर गाड़ियों में निकल जाता है, यहाँ तक कि वो उन ऑफिसर को डराने के लिए उन पर फायरिंग तक करवा देता है। राजा को लग रहा था अब उसका माल कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हमारा पटनायक तो पहले से ही इसी चीज के लिए तैयार था। वो राजा के ट्रक को पीछे के रास्ते से घेर लेता है और सारा पैसा सीज कर लेता है। और अब ये बात जब राजा को पता लगती है तो वो पटनायक से डील करने के लिए अपने आदमी को भेजता है ताकि उसको उसका पैसा वापस मिल सके। तब वो आदमी पटनायक से पूछता है कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन सारा पैसा हमको वापस कर दो। इस पर पटनायक उनसे 2 करोड़ की घूस मांगता है कि पैसा लाओ और अपना पैसा ले जाओ, और ये डील भी हो जाती है। और फिर हम ताऊजी को देते हैं जो रेड 1 में पटनायक का शिकार बने थे। वो अभी भी जेल की हवा खा रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को मारने की कोशिश करी थी। इसके बाद हमको पता चलता है कि उस राजा से घूस लेने के इंतजाम में कि पटनायक का ट्रांसफर भोज में हो जाता है और वो अपने बीवी और बच्चों के साथ वहीं पर ही चला जाता है। हालांकि पटनायक के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो भोज भी मांग सकता है। खैर, अब भोज में एंटर करते ही पटनायक को दादा भाई के बड़े बड़े बैनर दिखाई देते हैं जिसमें सिर्फ उन्हीं का बखान था कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद करी है। इसके बाद हमको दादा भाई को दिखाते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है और वो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर रखता है और साथ ही वो मदद के लिए लोग हमेशा आगे रहता है, इसलिए पूरा भोज उनकी बात मानता है। इधर पटनायक आता ही अपने सभी साथियों से मिलता है। तभी एक ऑफिसर पटनायक को मजाक में ताना मारता है कि उन्होंने कैसे घूस मांगी थी। तब पटनायक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। फिर पटनायक अपनी फैमिली के साथ दादा भाई की फाउंडेशन में घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर रोशा की निगाहों से हर जगह को देख रहा था और उसे कुछ ऐसी चीजें भी नजर आती हैं जिनको वो नोट कर लेता है। फिर वो वहाँ के आदमियों से दादा भाई की पूरी कहानियां जानता है कि आखिर वो इतना बड़ा आदमी कैसे बना। तब वो लोग बताते हैं कि दादा भाई लोगों की काफी मदद करते थे, इसीलिए सब लोगों ने उन्हें चुनाव में खड़ा होने के लिए कहा था। और जब दादा भाई के पास उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेने के लिए तो सीएम ने दादा भाई की सीधा बेइज्जती ही कर दी और उसको वहाँ से भगा दिया। फिर पब्लिक के सपोर्ट से दादा भाई निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं और एमएलए बन जाते हैं, और साथ ही उन्होंने कई एमएलए अपने साथ मिला लिए। तब सीएम को अपनी पार्टी बचाने के लिए दादा भाई से ही हाथ मिलाना पड़ा और उसके बाद दादा भाई का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया और वो अब कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका है। ये सुनकर पटनायक दादा भाई के टैक्स के बारे में फाइल्स निकालता है जहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं थी, और पटनायक सोचता है कि इतना शरीफ आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने कभी जरा से भी गड़बड़ नहीं करी है। इसके बाद वो दादा भाई के हर इलाके पर नजर रखता है और उसको फिर एक खेत नजर आता है जहाँ पर गन्ने की फसल कटने के बाद भी गन्ने खड़े हुए थे। पता करने पर मालूम पड़ता है कि दादा भाई इस खेत की फसल को हर साल ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, ना जाने नीचे क्या है। तब पटनायक जाकर इस खेत की जांच करता है और उसे भी लगता है कि जरूर नीचे कुछ होगा। तभी दादा भाई आगे इसकी फसल नहीं कटवाता, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पटनायक और उसकी टीम पर, जहाँ पर पटनायक सबको बताता है कि आखिर उसका ट्रांसफर यहाँ पर क्यों हुआ है। असल में पटनायक को दादा भाई के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने जब राजस्थान के राजा के यहाँ पर रेड डाली थी तो जानबूझकर उसने रिश्वत मांगी थी ताकि उस इंजाम में उसका ट्रांसफर हो सके। और जैसा पटनायक ने सोचा था उसका भोज में ट्रांसफर हो गया जहाँ पर दादा भाई का राज था। अब यहाँ पर आते ही पटनायक सबसे पहले दादा भाई के फाउंडेशन पर नजर रखता है, साथ ही वो दादा भाई से जुड़े सभी सबूतों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसके हाथों पकड़ सके। तभी पटनायक को मालूम पड़ता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों के नाम पर कई कंपनीज खोली है टैक्स बचाने के लिए। इसी तरह से पटनायक दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत लेकर अपने सर को दिखाता है और उनसे 30 वारंट पर साइन करवा लेता है रेड मारने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वो टीम से कहता है कि आज हमें दादा भाई के घर पर रेड मारनी है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग पटनायक को मना नहीं कर सकते थे वरना उनकी नौकरी चली जाती। फिर इसके बाद सभी के सभी ऑफिसर्स दादा भाई के घर पहुंचते हैं जहाँ दादा भाई पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था और वो उन्हें खुली छूट दे देता है कि जैसे मन हो वैसे रेड मारो। अब ये लोग रेड तो शुरू करते हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग सीधा दादा भाई की फाउंडेशन पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सभी चीज एकदम क्लियर थी। हालांकि दादा भाई पर उंगली उठाने के लिए वहाँ पर जो भीड़ थी सभी ऑफिसर को मारने के लिए चाहते थे, लेकिन दादा भाई वहाँ पर आकर उनको रोक देते हैं और पटनायक से बताते हैं कि जब से तुम यहाँ पर आए हो हमारी भी तुम पर नजर है, इसलिए तुम्हारे आने से पहले सब कुछ यहाँ से गायब कर दिया गया था। यानी कि दादा भाई पटनायक से भी आगे हैं। यहाँ तक कि दादा भाई ने उस गन्ने के खेत से भी अपना सारा माल निकाल लिया था। इससे पटनायक को काफी गुस्सा आता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पटनायक को पता चलता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ पर रेड मारने से उसको सस्पेंड कर दिया गया है और पटनायक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम ताऊजी को देते हैं जो पेरोल से जेल से बाहर आ गए हैं और वो अपने आदमी से कह रहे थे कि ये पटनायक इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला, ये कुछ जरूर बड़ा प्लान करके आएगा। वहीं हम पटनायक को देखे हैं जो किसी सोच में बैठा हुआ था और उसे याद आता है कि दादा भाई के यहाँ से आते समय एक आदमी ने उसको पर्ची दी थी जिस पर निहार राठौर लिखा था और उसी के बारे में पटनायक पता करने लगता है।
फिर कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद पटनायक को कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में नेहा राठौर एक टाइम पर दादा भाई की लवर थी जिसने बाद में अपनी जान दे दी, पर सच्चाई तो कोई और ही थी। ये जो दादा भाई थे ये गरीब लड़कियों को नौकरी के बहाने एक्सप्लॉइट करते थे, यहाँ तक कि दादा भाई उन्हें फंसाकर उनकी जमीनें भी कम दामों पर ले लेते थे और लड़कियां गरीब थी इसलिए कभी भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। इसी तरीके से जब नेहा ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो दादा भाई ने उसको ही उठा दिया। जब फिर पटनायक बाकी लड़कियों से बात करता है कि आप एक बार दादा भाई के खिलाफ गवाही दोगे तो लड़के मारे कोई भी लड़की ये नहीं मानती, और ये सब कुछ वहाँ पर खड़ी पटनायक की बीवी सुन रही थी। इधर हम दादा भाई को देखते हैं जो आज भी लड़की को एक्सप्लॉइट कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसे वकील के पास जाता है जो पूरा का पूरा बेईमान था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, और वो उस वकील को पैसे खिलाकर कहता है कि हमें दादा भाई के खिलाफ PIL डालनी है, वो भी आपके नाम से, जिसमें दादा भाई ने नौकरियों के नाम पर जमीनें हड़प ली है। तब पैसों की लालच में वो वकील मान जाता है और जब दादा भाई को PIL की बात पता चलती है तो वो भड़क जाता है, ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इधर हम एक नए ऑफिसर बब्बन को देखते हैं जो पटनायक की जगह बोझ में ट्रांसफर होकर आया था और वो आते ही दादा भाई की चाटने लगता है कि मुझे आप पैसे खिलाते रहना, मैं आपको बताता रहूंगा कि रेड कहाँ पर होगी। इस पर दादा भाई भी मान जाता है। फिर अगले दिन बब्बन को उसके ऑफिस में आकर एक ऑफिसर टिप देती है जो कि उसको पटनायक नहीं देती। पास के घर में काफी सारा पैसा है और वो आदमी दादा भाई का दुश्मन है, इसलिए हमें वहाँ पर रेड मारनी चाहिए। तब बब्बन भी पैसों की लालच में वहाँ पर रेड मार देता है और उसको वहाँ से काफी सारा पैसा मिलता है। इससे बब्बन तो बहुत खुश था, इतनी बड़ी रेड मारी है तो आधा पैसा मेरा होगा। पर पता चलता है कि ये पैसा तो दादा भाई का ही था जो वहाँ उस खेत से निकालकर उसने वहाँ पर छुपाया हुआ था। इस पर दादा भाई बब्बन को घर पर बुलाता है और सब कुछ जानकर बब्बन भी उनसे माफी मांगता है और साथ ही वो दादा भाई से कहता है कि फिलहाल तो सरकार रेड पड़वा चुकी है, आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपने सारे इलाकों के बारे में बता दीजिए, मैं वहाँ पर रेड मारने जाऊंगा ही नहीं। लेकिन दादा भाई उसको कुछ भी नहीं बचाते और वो चुपचाप बोझ से अपना सारा पैसा कहीं और ट्रांसफर करने लगते हैं। हालांकि इस पर तो पटनायक की पहले से ही नजर थी, इसलिए वो कुछ इलाकों पर रेड पड़वा देता है और दादा भाई का पैसा चपत भी करवा देता है। और फिर यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि असल में पटनायक को ये सब कुछ दादा भाई का PA ही बता रहा था, लेकिन पटनायक ने उसको अकेले में मिलके उसका जमीर जगा दिया था। तब से वो पटनायक की मदद करने में लगा था। हालांकि जब ये बात दादा भाई को पता चलती है तो वो PA को खूब मारता है और उसको फिर कहीं और शिफ्ट करवा देता है। इधर पटनायक की बीवी उन लड़कियों से जाकर मिलती है जिनका दादा भाई ने शोषण किया था, पर वो उनको मनाने लगती है कि दादा भाई के खिलाफ आवाज उठाओ। वहीं उस दादा भाई ने भी उस वकील को 5 करोड़ देकर खरीद लिया था ताकि वो PIL को खत्म कर दे, तो वो वकील भी मान जाता है। कोर्ट का सीन आता है जहाँ पर दादा भाई को लग रहा था कि ये वकील तो मेरी साइड सही बोलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। वकील आते ही सीधा ये दादा भाई की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो वकील को 5 करोड़ देकर PIL को खत्म करने के लिए कह रहा था। साथ ही वकील दादा भाई के ऊपर सारे इल्जाम लगा देता है कि कैसे उसने अपने लवर को मार डाला, यहाँ तक कि वो कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी करता था। इसलिए वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो दादा भाई को बोझ से तड़ी पार कर दे, वहाँ के लोगों को डरा धमका ना सके। तब जज भी दादा भाई को बोझ से तड़ी पार कर देते हैं और पटनायक इससे बहुत खुश होता है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि पटनायक ने पहले से ही वकील को आगाह कर रखा था कि दादा भाई उसको खरीदने की कोशिश करेगा, इसलिए वकील पहले से ही तैयार था। हालांकि दादा भाई चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो अपनी सारी ताकत लगवाकर अपना तड़ी पार हटवा लेता है। वहीं यहाँ पटनायक अपने हेड से मिलता है और सबूत दिखाकर कहता है कि मैं दादा भाई के यहाँ से 500 करोड़ की रेड मारूंगा, इसलिए मेरे ऊपर से सस्पेंशन हटा दो, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं कभी रेड मारने जाऊंगा ही नहीं। ये सुनकर उसका हेड पटनायक को उसी पोस्ट को वापस दे देती है। फिर पटनायक सीधा पहुंच जाता है और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है, असल में बब्बन का ट्रांसफर पटनायक नहीं करवाया था और बब्बन पटनायक का ही आदमी था जो दादा भाई पर नजर रखने आया था। फिर बब्बन बताता है मैंने दादा भाई के सभी इलाकों पर नजर रखी हो और डर के मारे दादा भाई ने 1 महीने के अंदर सारा माल एक होटल में छुपा दिया है, अगर हम ठीक से उस होटल में रेड मारे तो हमें वहाँ पर बहुत पैसा मिल जाएगा। इस पर पटनायक सीधा बारात लेकर उसी होटल में पहुंच जाता है। वहीं इस समय दादा भाई चुनाव की मीटिंग के लिए कहीं और जा रखा था। इसके बाद पटनायक और उसके साथी पूरा होटल बंगाल लेते हैं जहाँ पर उनको अभी तक कुछ नहीं मिलता। तब पटनायक अपने दिमाग पर जोर डालता है और एक दीवार चेक करने लगता है। जब एक दीवार जब खोखली थी उसको तोड़ने पर उससे काफी सारा पैसा मिलता है। फिर तो पैसे की रेडी लग जाती है और वहीं पर ही पटनायक के हर साथियों को बाथरूम में सोने की टॉयलेट मिलते हैं। इन्हें वो जब पकड़ लेता है। जैसे ही ये रेड वाली बात दादा भाई को पता चलती है वो कैबिनेट से उठ के भोज पर पहुंचने की तैयारी कर देते हैं और वो CM को भी फोन कर देता है ताकि वो रेड रोक सके, लेकिन CM तो साफ मना कर देता है कि ये सेंटर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको दादा भाई PM को भी फोन लगा देता है, लेकिन हमारा PM फोन नहीं उठाता। इससे दादा भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भोज की जनता को उकसा देता है पटनायक और उसके लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद भोज की जनता उस होटल में पहुंच जाती है और पटनायक को समझ नहीं आता कि वो अपने लोगों की जान कैसे बचाए। हालांकि यहाँ पर पटनायक को दादा भाई का PA भी मिल गया था
था जिसने उसको यहीं पर ही बंदी बना कर रखा हुआ था। फिर पटनायक अपना दिमाग चलाता है और ऊपर से दादा भाई का पैसा खिड़की से फेंक देता है, जिससे जनता उसको लूटने में लग जाती है। यहाँ पर पटनायक कहता है कि ये पैसा भी इन्हीं का था जो इन्हें ही वापस मिल रहा है। हालांकि तभी दादा भाई आता है और वो ये देखकर हैरान था कि ये पटनायक कर क्या रहा है। जिसके बाद पटनायक नदी में से दादा भाई का काफी सारा सोना निकाल देता है और इस तरीके से दादा भाई की ट्रेड पड़ जाती है जो करीब 500 करोड़ रुपए होते हैं। ये देखकर दादा भाई को काफी गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों के साथ उस पर हमला करने के लिए चल देता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर दादा भाई की माँ आ जाती है, जिसको अब ये पता चल चुका था कि उसका बेटा कितना बड़ा महान इंसान है। और मूवी हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। दादा भाई जेल में पहुंच जाता है और हमारे पटनायक साहब अपनी 74वीं रेड मारने के लिए कहीं और चले जाते हैं। मूवी काफी बढ़िया थी, लेकिन इसमें कुछ मिड लेवल की मूवी थी मेरे लिए। आप लोग मुझे बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर देखी है तो एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।